नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त की जारी। गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों से किया गया संवाद। हिमाचल के दौरे पर पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने फूल बरसा कर किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर वर्ग का कल्याण, उनकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि है सरकार का संकल्प। रबी विपणन सीजन में अब तक 185 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया गेहूं की खरीदारी से अब तक 17.50 लाख किसानों को करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ लाभ। खरीफ विपणन सीजन में किसानों से एमएसपी पर धान की भी हो रही है खरीदारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की है। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित हुई है। शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की गई है। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर, सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह हर भारतवासी की सुरक्षा, समृद्धि और सुख शांति के संकल्प के लिए काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया गया है। 2014 से पहले बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था। तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय
उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, तीसरे बड़े। और गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जनता मंत्रमुग्ध हो गई और कई जगहों पर उनके सम्मान में नारे भी लगाए। सड़क के दोनों ओर वहां पर लोग मौजूद हैं और इसके बाद रिज मैदान में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल की दूरी पैदल चलकर तय की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोग अभिभूत दिखे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और आपको बता दें कि आज का दिन न सिर्फ हिमाचल और आगे बढ़ते हैं जहां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय भंडार के तहत गेहूं की खरीदारी जारी है। अब तक 185 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है, जिससे 17.50 लाख किसानों को 37,192 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 810 लाख मीट्रिक टन धान खरीफ फसल, 755 LMT और रबी फसल 55 LMT शामिल की खरीदारी की गई है। स्वादिष्ट फलों की फसल स्ट्रॉबेरी की कटाई की प्रक्रिया जोरों पर है और उत्पादकों को कश्मीर के बाजारों में अच्छी कीमतों की उम्मीद है। स्ट्रॉबेरी पहली फल फसल है जिसे उत्पादक हर साल मई के महीने में काटते रहे हैं और औसतन हर साल उन्हें हमेशा अच्छे परिणाम मिले। लेकिन इस साल जलवायु परिवर्तन और थोड़ी अतिरिक्त गर्मी के कारण अप्रैल के मध्य से कटाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो अभी भी घसू, बटपोरा सहित घाटी के विशिष्ट क्षेत्रों में जारी है। बटपोरा, जिसे स्ट्रॉबेरी गांव के रूप में भी जाना जाता है, श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहां अधिकतम लोग बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी फसल की अच्छी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसे पारिवारिक व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इन दिनों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी उत्पादक इस स्वादिष्ट फल के फसल की कटाई में व्यस्त हैं। स्ट्रॉबेरी जो है इसको मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ये माल जो है इस पूरे साइज़ में नहीं आता है, ये सुकड़ जाता है, इसका साइज शॉर्ट रहता है। ये तो स्ट्रॉबेरी विलेज है, यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो ये इसी काम में लगे रहे क्योंकि उनका रोज़गार इससे आसानी से आ जाता है।
लास्ट ईयर हार्वेस्ट हुआ था 5 मई को, लेकिन इस साल हीट वेव थी मार्च में, जिसकी वजह से ये 18 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ। और फ्रूट भी ठीक है और कस्टमर्स भी ठीक है, रेट भी इस साल इंशाल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फसल भी ठीक है। मगर पिछले 2-3 साल से कोविड था, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इस साल उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा देगा। स्ट्रॉबेरी साल का पहला फ्रूट है, इसके बाद चेरी वेरी होता है, लेकिन ये इस साल 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत पिकिंग्स होती है, तो दूसरी तीसरी पिकिंग इसमें चल रही है। और माशाल्लाह इस बार हमारा मौसम थोड़ा बाकी सालों के बनस्बत थोड़ा गर्म ही रहा, तो इसका सीज़न जो है इसका थोड़ा अर्ली हमारा आ गया। नहीं तो हमारा इस वक्त पहली पिकिंग होती थी इसमें, तो मई में हो जाती थी। तो इसलिए इस बार क्या हुआ कि मौसम जो हमारा थोड़ा इसमें गर्मी ज़्यादा पहले ही आ गई, तो हमारी अप्रैल में ही, तो इसलिए इसकी पिकिंग्स जो है हमारे हार्वेस्टिंग जो इसकी हुई थोड़ा अर्ली हुई। इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारा इसकी मोनोपली बन गई, यानी कि जो बाकी क्रॉप्स हमारे होते स्टोन फ्रूट्स होते, इसका थोड़ा सा कोइंसाइड उनके साथ करता था। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या भाव है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 27 मई को सरसों का भाव 6050 रुपए था। 28 मई को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5750 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6378 रुपए, जो कि 28 मई को 86 रुपए टूटकर 6292 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6400 रुपए। 28 मई को यहां इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6400 रुपए पर टिका रहा। यहीं के अलीगढ़ मंडी में 27 मई को सरसों का कारोबार 6300 रुपए पर हुआ। 28 मई को यहां इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 6350 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगांव मंडी में 27 मई को धान का भाव रहा 1712 रुपए, जो कि 28 मई को 27 रुपए टूटकर 1685 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 27 मई को धान का भाव रहा 1485 रुपए। 28 मई को 5 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव गिरकर 1480 रुपए पर आ गया। साथ ही राज्य की गोंडा मंडी में धान बिना किसी उठापटक के दोनों दिन यानी 27 और 28 मई को 1480 रुपए पर बिकी। वहीं तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में धान के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहां 27 और 28 मई को धान का कारोबार 1960 रुपए पर हुआ। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 750,29,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 108,01,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,47,055 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 68,66,000 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91,01,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्बाकनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 मई को अरंडी का भाव रहा 7,305 रुपए। 30 मई को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 7,355 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की मोटासा मंडी में अरंडी का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 28 मई को इसका भाव रहा 7,455 रुपए, जो कि 30 मई को 85 रुपए गिरकर 7,370 रुपए रह गया। नरमी का सिलसिला दहेगांव मंडी में भी जारी रहा। यहाँ 28 मई को अरंडी का भाव 3 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 7,505 रुपए से 7,502 रुपए हो गया, जबकि गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में 30 मई को अरंडी का कारोबार 5,600 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला और कई मंडियों में सोमवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। एग्बाकनेट के अनुसार तमिलनाडु की उडु मालपेट मंडी में भी नारियल के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 28 मई को नारियल का भाव रहा 2,300 रुपए। 30 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,300 रुपए ही रहा, जबकि राज्य की धारापुरम मंडी में 30 मई को नारियल का भाव रहा 2,535 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 30 मई को इसके सौदे 2,850 रुपए पर हुए, लेकिन केरल की अंचल मंडी में भारी गिरावट देखने को मिली। 28 मई को यहाँ नारियल का भाव था 5,700 रुपए। 30 मई को 1,400 रुपए की गिरावट के बाद भाव 4,300 रुपए पर आ गया। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के मामले में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। इस साल नारियल की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान नारियल की पैदावार 1,36,00,000 टन के पार जा सकती है।
2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 43 लाख टन के आसपास रहा था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और अब बात मौसमी खेती की, और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। कर्नाटक में मक्का की बुआई का समय है, साथ ही यहाँ मक्का की खड़ी फसल में खरपतवार का प्रबंधन कर ले और उचित कीटनाशकों का छिड़काव करे। मिट्टी और मौसम की स्थिति के आधार पर मक्का की हर 8 दिन में एक बार सिंचाई जरूर करे। मूंगफली और सोयाबीन की बुआई भी कर्नाटक में इस समय की जा सकती है, जिसके लिए अच्छे किस्म के बीजों और उर्वरकों का इस्तेमाल करें। अरहर, मूंग, कपास और जूट की बुआई भी यहाँ की जा सकती है। साथ ही अदरक की रुपाई भी यहाँ के किसान कर सकते हैं। तेलंगाना में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो कटी फसल को भीगने से बचाने के लिए या तो सुरक्षित जगह पर रखें या फिर तिरपाल से ढक दें। टमाटर की फसल में इस समय अगेती अंगमारी की समस्या देखी जाती है, इससे बचाने के लिए उचित दवा का इस्तेमाल करें। भिंडी, मिर्च और बैंगन में कीट लगने की संभावना इस समय रहती है, ऐसे में उचित कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिससे इनकी पैदावार बनी रहे। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में इस मौसम में धान के खेत में थ्रिप्स के प्रकोप की संभावना रहती है। यहाँ के किसान इसे रोकने के लिए उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल में मिलीबग और प्ररोह भेदक का प्रकोप हो सकता है, इसे रोकने के लिए उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल यहाँ के किसान कर सकते हैं। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी की खबरों के बाद आइए नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर भी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपुरा इलाके में आज आतंकवादियों ने एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षिका एक प्रवासी है। डीएच कुलगाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि महिला को अस्पताल में मृत लाया गया था। हमले के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकवादियों की पहचान तराल के शाहिद राथर और शोपिया के अमर यूसुफ के रूप में हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2338 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2134 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.61% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी
6.4% की गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193.45 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को 3.39 करोड़ से अधिक कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 7 में आज सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की तकरीबन 6 टीमें पहुंची। मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आग लगने के कारण किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनबसा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की और मतदान केंद्र का दौरा भी उन्होंने किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।